स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है, आप लोग भी तो जानते ही हो, इलास्टिसिटी। ठीक है, क्लास 11th का चैप्टर है और इसका नाम है इलास्टिसिटी। देखिए, दो कंडीशन होती है, मैं आपको बताएं। एक होता है कि चलो इलास्टिक बॉडी पर तो हम आते ही हैं, एक इसमें बात आती है कि परफेक्टली रिजिड बॉडी क्या होती है। इलास्टिक बॉडी से पहले थोड़ा सा अगर हम आ जाए तो परफेक्टली रिजिड बॉडी क्या होती है। तो परफेक्टली रिजिड बॉडी वो है जिसके ऊपर हम कोई भी फोर्स लगाएं लेकिन उसके शेप एंड साइज या मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट में कोई भी चेंजिंग ना हो, इसको हम कहते हैं परफेक्टली रिजिड बॉडी। अब आपको ही पता है कि जैसे आपसे पूछा जाए कि परफेक्टली रिजिड बॉडी क्या है, आप कहोगे स्टोन या आयरन या कोई भी मेटल, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, उसका रीजन समझिए। अगर आप स्टोन को भी लेकर कंप्रेस करते हो ना, तो कंप्रेस होता है। हाँ, ये बात अलग है कि हमें पता नहीं चलता, बहुत ही स्लाइटली कंप्रेस होता है। स्टोन के साथ भी ये है, इसीलिए उसको हम लोग परफेक्टली रिजिड बॉडी नहीं बोल सकते। अब ऐसे परफेक्टली रिजिड बॉडी कुछ होता ही नहीं है। हाँ, आदमी जरूर होते हैं परफेक्टली रिजिड। कुछ लोग होते हैं ना कि हमें ये काम नहीं करना है, ठीक है, मूर्ख टाइप के, वो बैठ गए ये नहीं करना, आप चाहे कुछ भी कर लो, वो अपनी जगह से टस से मस नहीं होंगे। तो खैर आदमी की बात नहीं हो रही है, यहां बात हो रही है बॉडी की। अब देखिए, हमारे पास दो टाइप की बॉडी होती है। एक होती है, समझ रहे हो बेटा, हमारे पास दो टाइप की बॉडी होती है। एक होता है इलास्टिक और दूसरा होता है कौन सा, प्लास्टिक। ठीक है, तो इलास्टिक बॉडी क्या होती है, इलास्टिक बॉडी क्या होती है और प्लास्टिक बॉडी क्या होती है, उसके पहले थोड़ा सा हमें डिस्कस करना पड़ेगा किसके बारे में, डिफॉर्मिंग फोर्स के बारे में। डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है, ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा ये जो चैप्टर है ना, ये डिफॉर्मिंग फोर्स पर ही है। ठीक है, डिफॉर्मिंग फोर्स हम बोलते रहते हैं, एक्चुअल में होता क्या है, तो समझिए इसको। फोर्स का नेचर होता है, जैसे आपने किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाया तो फोर्स सबसे पहले कोशिश करता है कि इसकी पोजीशन को हम चेंज कर दें, और अगर पोजीशन चेंज नहीं कर पाता तो क्या बन जाता है, डिफॉर्मिंग मींस शेप और साइज को चेंज करने की कोशिश करता है। जैसे हम कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है, डिफॉर्मिंग फोर्स वो है जो किसी भी बॉडी का शेप और साइज क्या कर दे, चेंज कर दे, इसी को हम बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। ह्यूमन नेचर भी है भाई। सिंपल एग्जांपल है, आपका किसी झगड़ा हो गया, ठीक है, अब आपने गुस्से में क्या बैठो ढकेल दिया ऐसे, और वो पता चला कि ऐसे खड़ा रहा, यानी पहले जो आपने फोर्स लगाया उसने क्या किया, उसकी पोजीशन को चेंज करने की कोशिश किया, और पता चला कि वो आदमी ऐसे खड़ा है, हिला ही नहीं अपनी जगह से, तो फिर आपने कहा मारो इसको यहीं पे, अब शेप और साइज उसका चेंज करो, थोड़े का नक्शा बिगाड़ दो। तो यही नेचर फोर्स का भी होता है। जैसे ये मार्कर है, हम इसको ऐसे पकड़ लिए, अब आप यहां फोर्स लगाओ, तो फोर्स सबसे पहले क्या करेगा, इसको सोचेगा यहां से उखाड़ के फेंक दो। लेकिन अगर हम किसी जगह पे फिक्स किए हैं इसको, तब तो हिलेगा नहीं। तो एक ही ऑप्शन है कि फिर अब फोर्स क्या करेगा, कोशिश करेगा इसके साइज को चेंज कर दो, तो फोर्स क्या बन जाता है, डिफॉर्मिंग। ठीक है, अब होता क्या है कि दो टाइप की बॉडी होती है, एक होती है इलास्टिक और दूसरी कौन सी होती है, कौन सी, प्लास्टिक बॉडी। दो टाइप की बॉडी होती है। इलास्टिक बॉडी का नेचर होता है, आपने देखा ना इलास्टिक, आप उसे खींचो वापस आ गया अपनी पोजीशन पे, ठीक है, सेम कंडीशन यही है। इलास्टिक बॉडी में आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, और जो ही आपने डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव किया, बॉडी क्या करती है, वापस अपने इनिशियल पोजीशन पे आ जाती है। ये इलास्टिक बॉडी की खासियत है। ठीक है, यानी व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट अपॉन द बॉडी, द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी चेंज,
but after removing the deforming force body regain its initial shape and size। यानी कि अगर इलास्टिक बॉडी है तो इसके अंदर किसकी प्रॉपर्टी होगी, रीगेन्स, अपनी बॉडी को रीगेन कर लेगा। लेकिन अगर ये प्लास्टिक बॉडी है तो फिर ये क्या करेगा, ये अपने शेप और साइज को रीगेन नहीं कर पाएगा। सिंपल सा है। अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक रॉड है, आपने उसको ऐसे फोल्ड किया, छोड़ दिया, वापस अपनी पोजीशन पे। सरिया है, सबसे अच्छा एग्जांपल है। हल्का सा आपने फोल्ड, मैं बिल्कुल लास्ट कंडीशन की बात नहीं कर रहा हूं, इसकी भी लिमिट होती है। ये नहीं कि बॉडी का शेप जैसा होना वैसा चेंज कर दो और बॉडी अपने शेप में आ गई, ऐसा हमेशा नहीं होता। कुछ लिमिट है जिसकी हम बात करेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए कि एक रॉड है, आपने उसको ऐसे फोल्ड किया, छोड़ दिया, वापस अपनी पोजीशन पे आ गया। क्यों? क्योंकि इलास्टिक नेचर है उसके अंदर। और पता चला वही जो मिट्टी का या वैक्स आपने लिया, गोला बनाया, उस पर हल्का सा कंप्रेस कर दो, छोड़ दो, आता है? नहीं आता है। न आता है और नहीं आने की कोशिश भी करता है। क्यों? क्योंकि वो प्लास्टिक बॉडी है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट कहां से आया, ये कॉन्सेप्ट आने का रीजन क्या है, कैसे आया, तो थोड़ा सा आप ये समझिए। जैसे मान लीजिए कि ये मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है, यहां पे ये मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है। मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट में हम ये मान के चलते हैं कि ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे से एक स्प्रिंग से कनेक्टेड होते हैं, कुछ इस टाइप से। यहां पे अब स्प्रिंग की तो खासियत होती है बेटा, आप उसको स्ट्रेच करोगे, खींचोगे तब भी वो अपोज करेगा, आप उसको कंप्रेस करोगे तब भी अपोज करेगा। और यहीं से प्रॉपर्टी आ जाती है हमारे पास इलास्टिक नेचर। यहां पे देखो, ये कंडीशन यहां पे आ गई। अब हर कॉर्नर पे एक मॉलिक्यूल है। स्प्रिंग का नेचर क्या है? स्प्रिंग एक रीस्टोरिंग फोर्स लगाता है। अब रीस्टोरिंग फोर्स क्या है? रीस्टोरिंग फोर्स वही है कि यार हम जैसे हैं हमें वैसे ही छोड़ दो। आप खुद को देख लो, बड़े आसानी से देख सकते हो। मम्मी पापा ने या हमने या किसी ने कहा कि बेटा पढ़ाई करो, अरे ठीक है यार, चल रहा है चलने दो, होता है ना। मतलब चेंज नहीं चाहते यार, जैसे इनर्शिया वाले प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। सेम कंडीशन स्प्रिंग में, स्प्रिंग को आप स्ट्रेच करोगे, स्प्रिंग कहेगा काहे को खींच रहे हो यार, हमें यही छोड़ दो, अपोज करेगा। कंप्रेस करोगे तब भी कहेगा छोड़ो यार, रहने दो ना, फिर उसका भी अपोज करेगा। मीन्स रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब सीधा है पॉलिटिकल में अपोजिशन। अपोजिशन क्या कहेगा? गवर्नमेंट का लिए ये काम करना है, अरे नहीं गलत है, सही नहीं है, अच्छा चलो दूसरा करते उसके अपोजिट, नहीं ये भी गलत है। खैर बाद में अपोजिशन भी जब गवर्नमेंट में आता है, गवर्नमेंट अपोजिशन में आ गई तो फिर वही नेचर चलता है। तो रिस्टोरिंग फोर्स यही कहता है कुछ भी आप करो उसका अपोज करता है, इसीलिए इसको कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग वर्ड जो आया, रिस्टोर मतलब ये चाहता है कि यार हम जैसे हैं वैसे बने रहे। ठीक है, सेम कंडीशन। अब आप यहां पे देख सकते हैं, आप इसको मॉलिक्यूल को चाहे स्ट्रेच करो या कंप्रेस करो किसी बॉडी का, अगर उनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इस तरह से है जैसा कि हम एज्यूम करते हैं, तो आप समझ सकते हो कि ये इसका अपोज करेगा। ठीक है, ये नेचर होता है। लेकिन हमने अभी आपसे क्या कहा कि एक लिमिट होती है सब चीज की। ये जो स्प्रिंग बनाए, स्प्रिंग नहीं होता, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। उसकी वर्किंग कैसे होती है? जस्ट लाइक एज ए स्प्रिंग, आइडियल स्प्रिंग। ठीक है, इस तरह से हम मान के चलते हैं। लेकिन स्प्रिंग की भी एक लिमिट होती है। आप स्प्रिंग को थोड़ा सा खींचो, वापस आ गई पोजीशन पे, थोड़ा सा और खींचो, वापस आ गई पोजीशन पे, थोड़ा सा और खींचो, वापस आ गई पोजीशन पे। जैसे मान लीजिए दो मॉलिक्यूल्स की ये एक्चुअल पोजीशन है, ये इनिशियल पोजीशन है, एक्चुअल पोजीशन है ये मॉलिक्यूल की। अब हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा और पुल किया और इनको यहां पे ला दिया, थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा के। हमने देखा तो वापस से पहुंच गए अपनी पोजीशन पर। क्यों? इनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, लेकिन डिस्टेंस को हमने बढ़ा दिया तब भी इनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अभी भी है और इफेक्टिव है। देखिए, फोर्स होना बड़ी चीज नहीं है, इफेक्टिव होना जरूरी है। जैसे फ्रेंडशिप में हमारे फ्रेंड हैं, फ्रेंड होना बड़ी नहीं है, फ्रेंडशिप का इफेक्ट तो दिखे।
पता चले कहीं लड़ाई हो गई, दोस्त को फोन किया, अरे यार जल्दी आ जाओ आज पिट लेंगे, ठीक है यार आज पिट ले, कल फिर मिलते हैं ना चाय पर, ऐसी कंडीशन वो नहीं है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर इफेक्टिव है। अब यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो इनके बीच का सेपरेशन जैसे अपनी स्ट्रेच ही कर रहे हो अभी भी इफेक्टिव है, ठीक है, चाय वाली फ्रेंडशिप नहीं है, एक्चुअल फ्रेंडशिप अभी भी है, लेकिन जो ही इनके बीच का सेपरेशन आपने इतना किया, बॉडी को स्ट्रेच कर रहे हो, अब ये इफेक्टिव कम हो गया, यानी यहां से दोस्ती में दरार आ गई इन दोनों की। अब क्या होगा कि अगर आपने छोड़ दिया तो वापस इस पोजीशन पे बॉडी नहीं जाएगी, ठीक है। तो यहीं से शुरू होता है इसके अंदर प्लास्टिक कैरेक्टर, ठीक है। प्लास्टिक कैरेक्टर में क्या होता है, बॉडी वापस नहीं आ पाती, अपने शेप को रीगेन नहीं कर पाती। यहां से यहां तक क्या है, कैरेक्टर है कौन सा, इलास्टिक कैरेक्टर को फॉलो करती है, इसीलिए हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट यहां तक है इसकी। जैसे अभी एग्जांपल दिया सरिया का, सरिया को आप थोड़ा सा ऐसे बेंड करो, छोड़ दो, वापस आ जाती है, लेकिन आप पूरी तरह से मोड़ दो नहीं आती है। क्यों, जब आप मोड़ते हो तो जहां पे ये फोल्ड होता है, ये स्टेट है कोई, मान लीजिए रॉड, जहां पे फोल्ड होता है यहां पे दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच का शेप और साइज क्या होता है, चेंज। और अगर ये शेप और साइज इफेक्टिव डिस्टेंस से ज्यादा हुआ तो फिर बॉडी अपने शेप और इनिशियल शेप और साइज में वापस नहीं आ पाती है, ये कंडीशन होती है, ठीक है। तो हम फिर से एक बार इस चीज को देखें, इलास्टिसिटी पर अब हम आते हैं। इलास्टिसिटी क्या होती है, इलास्टिसिटी ये होती है कि जब भी किसी बॉडी के शेप और साइज को हम चेंज करते हैं, किसी भी बॉडी के शेप और साइज को चेंज करेंगे तो क्या होता है, उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, डिफॉर्मिंग फोर्स की, ठीक है। डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, शेप और साइज क्या हुआ, चेंज हो गया। जो ही डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव किया, बॉडी अपने इनिशियल शेप और साइज में आ गई, ठीक है। अब इनिशियल शेप और साइज में आ गई तो एक प्रॉपर्टी होती है ना, एक प्रॉपर्टी होती है जो इसको इनिशियल शेप और साइज में लाती है, इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होती है इलास्टिसिटी। जैसे आजकल है ना, घर में स्टडी रूम में बैठे हो, फोन से बात चल रही है दोस्त से, तब तक डिफॉर्मिंग फोर्स आ गया, पापा आ गए, तुरंत फोन उठाया, किनारे रख लिया, पापा चले गए, वापस फोन लगा लिया, ये इलास्टिसिटी है फ्रेंड के लिए, ठीक है। और पापा क्या हो गए, डिफॉर्मिंग फोर्स है, मम्मी क्या हो गई, डिफॉर्मिंग फोर्स। अब देखिए बात आती है किसकी, प्लास्टिक। प्लास्टिक में क्या होता है, अगर हमने बॉडी पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया तो बॉडी का शेप और साइज क्या होगा, चेंज होगा, श्योर है, ठीक है। और डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करने के बाद बॉडी अपने इनिशियल शेप और साइज को रीगेन नहीं कर पाती, ठीक है। तो ये जो कैरेक्टर है वो है क्या है, प्लास्टिसिटी। सिंपल सी बात है, मॉलिक्यूल के बीच का अगर सेपरेशन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जब तक इफेक्टिव है तब तक इसके अंदर इलास्टिसिटी रहेगी, और इफेक्टिव है इन द सेंस कि वापस स्ट्रॉन्ग है, लाने की कैपेबिलिटी रखता हो। लेकिन अगर इनके बीच का फोर्स जहां वीक हुआ वहीं से प्लास्टिक कैरेक्टर स्टार्ट हो जाती है। अब इसके बाद अगर हम बात करें आपके सामने, तो इसमें इलास्टिसिटी में एक वर्ड आता है जिसका कि नाम आपने सुना होगा, स्ट्रेस। हम उस स्ट्रेस की बात नहीं कर रहे कि कहा जाता है यार आज कहीं चलने का मूड है, चलो चलते हैं यार, नहीं यार आज बहुत स्ट्रेस है, वो भी एक टाइप का इसी से मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। कैसे है देखिए, अभी अभी हमने आपसे कहा कि अगर हम बात कर रहे हैं स्ट्रेस, स्ट्रेस का एक सिंपल मीनिंग समझ जाओ, प्रेशर। प्रेशर भी होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेस का भी मतलब यही होता है कि फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। लेकिन ये जो स्ट्रेस है उसका मतलब है रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। भाई बॉडी पे हमने फोर्स लगाया, बॉडी अपोज करेगी, ठीक है, कर दिया, किससे अपोज किया, रिस्टोरिंग फोर्स से। भाई रिस्टोरिंग फोर्स का नेचर होता है, सब बॉडी के अंदर होता है, ह्यूमन के अंदर होता है, आदमी सबके अंदर होता है, हमारे आपके सबके अंदर है। तो है क्या यहाँ पे देखिए,
स्ट्रेस की अगर हम बात करें तो बॉडी पे आपने फोर्स लगाया, बॉडी अंदर से क्या करेगी कि कहेगी कि यार हमें चेंज ना करो, हमें नहीं चेंज होना है, ठीक है, लेकिन आपने फिर भी फोर्स लगाया, फोर्स लगाया तो बॉडी अंदर से अपने आप पे चेंज करने का अपोज करेगी, लेकिन फोर्स किसी न किसी एरिया पे तो लगेगा। तो जिस एरिया पे लगेगा एक्चुअल में स्ट्रेस क्या होता है, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, ये अपना हो गया स्ट्रेस, ठीक है। यानी कि इसको अगर हम बात करें स्ट्रेस की तो काफी सिंपल है, स्ट्रेस का सीधा सा मतलब है रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। यूनिट अगर इसको देखें तो हम क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ स्ट्रेस क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और डायमेंशन क्या होगा इसका स्ट्रेस का, ये हो जाएगा m, सिंपल आप देख सकते हो, ज्यादा इसमें डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस न्यूटन का क्या होगा mlt माइनस 2 और मीटर का क्या होगा L2, तो फाइनली अपने पास क्या हो गया ml माइनस 1 t माइनस 2। ये हमारे पास स्ट्रेस की डेफिनेशन हो गई। अब स्ट्रेस भी हमारे पास कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के। स्ट्रेस के जो टाइप है वो 3 है। कौन कौन से हैं, जो सबसे फर्स्ट टाइप अपने पास है इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। सबसे पहला लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, देखो जिस टाइप का फोर्स, ठीक है, उस टाइप की स्ट्रेस। अब देखो थोड़ा सा यहां मान लीजिए कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस भी आपके पास 2 टाइप का होता है। जैसे हमारे पास ये कोई बॉडी है, इसकी लेंथ हमने क्या ले लिया L, लॉन्गिट्यूडिनल जो लेंथ के अकॉर्डिंग लगे उसकी हम बात कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या है, क्या है बताइए, 2 ऑप्शन है, कौन कौन से, लेंथ के अकॉर्डिंग देखना है तो या तो इसको स्ट्रेच कर लो या इसको कंप्रेस कर लो। तो आपने क्या किया कि इसको स्ट्रेच किया, जब आपने इसको स्ट्रेच किया दोनों तरफ से तो इसके क्या होगा, इलोंगेशन प्रोड्यूस होगा। तो अब इसकी लेंथ हो गई L प्लस डेल्टा L, ये हो गई, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या हो गई कि आपने इसको कंप्रेस किया दोनों तरफ से, रिस्टोरिंग फोर्स लगाया, तो अब इसका हो गया L माइनस डेल्टा L, ठीक है। ये चीज होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस या टेंसिल या टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। और इसको कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा, 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले अपने पास क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस लेंथ के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। ये भी 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन सा, अगर एक रॉड है लेंथ L है, भाई इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐसे सॉरी तो निकल गया बाहर, ऐसे इसको खींच सकते हैं या ऐसे कंप्रेस कर सकते हैं, यही काम है। तो जब इसको स्ट्रेच करते हैं दोनों तरफ फोर्स लगा के, और इसकी वजह से जो स्ट्रेस डेवलप होता है उसको बोलते हैं टेंसाइल, और अगर कंप्रेस करेंगे तो इसको बोलते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है। सेकंड होता है शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस का सिंपल सी बात है, ये समझो कोई भी सरफेस है बॉडी का, जैसे मान लीजिए क्यूब है, अब आप इस पर फोर्स लगा सकते हो। अच्छा एक चीज और बताएं,
ये जो लॉन्गिट्यूडनल है ना, इसको नॉर्मल स्ट्रेस भी कुछ जगह बोला जाता है। उसकी रीजन है क्योंकि आपने फोर्स लगाया तो ये फोर्स इस सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर, ये भी इस सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर। आपने यहां भी फोर्स लगाया तो ये भी क्या है, परपेंडिकुलर, इसीलिए इसको नॉर्मल भी बोलते हैं। अब एक ही बॉडी में एक सरफेस पर क्या होगा, नॉर्मल, तो दूसरे पर क्या होगा, टेंजेंशियल। जैसे आप यहां देखो, आपने यहां फोर्स लगाया तो ये जो सरफेस है, इस सरफेस के क्या है, ये परपेंडिकुलर, लेकिन ऊपर वाले सरफेस पर क्या है, नॉर्मल, सॉरी टेंजेंशियल, पैरेलल है ऊपर वाले सरफेस के। जैसे इस बोर्ड को अगर हम यहां से कंप्रेस कर रहे हैं तो इस बोर्ड के हमारा फोर्स कैसे लग रहा है, नॉर्मल, और इसी अगर एक साइड से जाके ऐसे करें तो इसके पैरेलल होगा, तो क्या होगा, टेंजेंशियल। तो शियर स्ट्रेस क्या होता है, टेंजेंशियल रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, ये कंडीशन है, ठीक है, कोई दिक्कत आपको। और लास्ट होता है हाइड्रोलिक स्ट्रेस। हाइड्रोलिक स्ट्रेस क्या होता है, हाइड्रोलिक स्ट्रेस की खासियत होती है कि इसमें जितना भी सरफेस है, फोर्स हमेशा क्या होना चाहिए, इसके परपेंडिकुलर। हाइड्रोलिक स्ट्रेस की खासियत है कि फोर्स शुड बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द ईच सरफेस। जितने भी सरफेस बॉडी के हैं उसमें फोर्स सबके परपेंडिकुलर अगर है तो इसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिक स्ट्रेस। ये कंडीशन होती है इसकी, हाइड्रोलिक स्ट्रेस की। तो क्लियर है, एक बार फिर सुन लीजिए। स्ट्रेस का डेफिनेशन क्या है, स्ट्रेस मींस रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। 3 टाइप्स का होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, कुछ प्लेस में इसको नॉर्मल स्ट्रेस भी बोलते हैं। 2 टाइप की होती है, कौन कौन सा, टेंसाइल एंड कंप्रेसिव। टेंसाइल में क्या होता है, लेंथ इंक्रीज होगी, कंप्रेसिव में लेंथ डिक्रीज होगी, ठीक है भाई, कंप्रेस करने का डिक्रीज तो होगी। सेकंड होता है शियर स्ट्रेस, टेंजेंशियल रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। मैंने आपको बताया कि आप लगाओगे किसी सरफेस पर तो एक के नॉर्मल होगा, दूसरे के क्या होगा, हम लगाएंगे तो, ठीक है, दूसरे के क्या हो जाएगा, पैरेलल। लेकिन यहां पे हाइड्रोलिक स्ट्रेस, आपने एक बॉडी को उठाया, पानी में डाल दिया, अब उस पर जो फोर्स लगेगा प्रेशर की वजह से, तो प्रेशर क्या होता है, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। थ्रस्ट क्या होता है, वो फोर्स होता है जो हमेशा सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर। देखिए जितने भी थ्रस्ट हैं सबके सब फोर्स हैं, जितने भी थ्रस्ट हैं सब फोर्स हैं, लेकिन सारे फोर्स थ्रस्ट नहीं होते। थ्रस्ट की कंडीशन है, फोर्स ही थ्रस्ट होता है, लेकिन एक उसका अलग से नाम दे दिया जाता है, ठीक है। अगर फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर है तो क्या बोलेंगे, थ्रस्ट, और वही प्रेशर प्रोड्यूस करता है। तो इसका सबसे सिंपल एग्जांपल है कि आप एक बॉडी को उठाओ और कहां डाल दो, पानी में। आपने बॉडी को पानी में डाल दिया, ठीक है, उस पर जो प्रेशर लगेगा हमेशा क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर, तो फोर्स भी क्या होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो ये हो गया हाइड्रोलिक स्ट्रेस, नाम से भी क्लियर हो रहा है हाइड्रोलिक स्ट्रेस। अब इसके बाद हमारे पास बात आती है स्ट्रेस के बाद।